नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, बहुत लोग वीडियो देखते हैं लेकिन अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो देखिए, आज का वीडियो थोड़ा अलग है। आज देखिए, पिछले 2-3 सालों में अभी आपको मालूम होगा किस प्रकार से नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आए हैं। तो देखिए, नए इन्वेस्टर्स आए हैं और ये टाइम पीरियड मैं कहूँगा बहुत अच्छा था। मतलब लकी मान सकते हैं अपने आप को, जो नए इन्वेस्टर्स आए थे इस पीरियड के दौरान, कि मतलब जो उनको अच्छी खासी रिटर्न्स मिल गई। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोग लॉस में भी होंगे, लेकिन अगर मैक्सिमम की बात कर लें तो उन्हें अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। पिछले 2 साल का आप चार्ट देखेंगे तो किसी भी शेयर में, अनलेस आप कुछ गलती किए हों तो बेसिकली जो ये नए इन्वेस्टर्स आए हैं उनके लिए यही वीडियो है कि आपको क्या अप्रोच रखना चाहिए, किस स्ट्रैटेजी के तहत आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो आपके सामने एक सैंपल भी दिखाऊँगा आज, किस प्रकार से आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। बहुत लोग होते हैं देखिए, शुरुआत में आते हैं बिना लर्न किए। देखिए, लर्निंग बहुत ज़रूरी है। मार्केट में आप जब भी आएँगे बिना लर्न किए अगर कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो आप उसमें देखिए नुकसान उठा बैठेंगे। अगर आप इंट्राडे में आएँगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इंट्राडे बहुत ख़राब है। बहुत लोग कहते हैं कि इंट्राडे बिल्कुल जुआ है, सट्टा है, लेकिन मेरा मानना अलग है। इसमें अगर आपके पास डिसिप्लिन है, अगर आपके पास बिल्कुल अपना सिस्टम है जिसको आप फॉलो करते हैं अच्छे से हर दिन बिना किसी इमोशन के, तो बेसिकली इंट्राडे में भी आपका बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो अगर आपका इंट्राडे में भी इंटरेस्ट है तो बताइएगा, इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा। लेकिन इस चैनल पे मेनली जो है लॉन्ग टर्म के शेयर्स और जो बढ़िया फंडामेंटल वाले शेयर हैं, जो कि मैं एडवाइस भी देता हूँ मेजॉरिटी लोग को यही करना चाहिए, क्योंकि ये देखिए बहुत टफ हो जाता है। मैं कहूँगा 95% लोग इसमें अनसक्सेसफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ये फॉलो करना। कि अगर आपके पास जॉब है तो साथ में ये करना तब तो और मुश्किल हो जाता है कि डिसिप्लिन के साथ अपने सिस्टम को हमेशा फॉलो करें, तो मुश्किल हो जाता है। इसलिए लॉन्ग टर्म में थोड़ा रिस्क कम होता है और कह लें तो गेन भी आपको अच्छा खासा मिलता रहता है बिना किसी टेंशन के। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग को ही अपनाइए, मैं ये आपसे यही कहूँगा। तो देखिए, पोर्टफोलियो देखिए बिल्ड करने का तरीका क्या होता है। बहुत लोग होते हैं जो नए इन्वेस्टर्स हैं ख़ास तौर पे उनके लिए, तो वो जो टेम्प्टेड हो जाते हैं कि यस बैंक का शेयर देखेंगे ₹15 पे, कहेंगे कि ₹15 में देखिए बहुत सस्ता मिल रहा है, ये हो सकता है 100 चला जाए, 150 चला जाए। तो इस तरह का अप्रोच देखिए, लर्निंग वही मैंने बताया, लर्निंग बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए खुद कि ₹15 है क्यों? येस बैंक तो आपको दिखता होगा, आप कहीं भी जाइए तो आपको उसको एटीएम्स दिखते होंगे, बैंक्स दिखते होंगे, इतना अच्छा बैंक हुआ करता था, लेकिन अब ये ₹15 पे क्यों है? तो इसके पीछे का फंडामेंटल आप जानने की कोशिश करेंगे और जो न्यूज़ आती हैं उसको भी फॉलो करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये अप्रोच सही नहीं है। इसका कहने का मतलब यही था कि ₹15 हो, ₹20 हो, और कुछ लोग तो ₹5, ₹10, देखिए ये सब पेनी स्टॉक जो हैं ₹2 वाले। तो यहाँ बेसिकली आप अगर टेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप बेसिकली अपना जो टोटल कैपिटल है मार्केट में लगाना चाहते हैं, उसका बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन आप लगा के छोड़ सकते हैं। आप अपना देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें प्रोग्रेस हो रहा है, कि आपने जो सही डिसीज़न लिया या नहीं, आपकी स्टडी सही रही है कि नहीं। तो बेसिकली बहुत छोटा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। लेकिन आप सोचें कि मैं इसमें पूरा अपनी क्वांटिटी लगा देता हूँ, कोई 2 लाख के पेनी शेयर बाय कर लिया, ₹2 के 1 लाख शेयर, तो बहुत गलत अप्रोच है। अगर आपका नेट वर्थ ज़्यादा है, कैपिटल ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल उसका एक फ्रैक्शन ही इस्तेमाल करिए, चाहे जितना भी नेट वर्थ हो आपका, उसका उससे मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें हमेशा रिस्क होता है। और पिछले 2 साल अब बता दूँ आपको, बहुत लकी रहे हैं। आने वाले 2 साल हो सकता है कंसोलिडेशन वाले पीरियड में हो, तो इसलिए आपको अच्छे स्टॉक्स के साथ जाना चाहिए। तो देखिए, इसमें जो मेनली फ़ोकस रहेगा वो 10 स्टॉक्स ऐसे चुन के लाया हूँ मैं, जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो ये मैं मानता हूँ कि 1 लाख रुपए आप इन 10 स्टॉक्स में 10-10 हज़ार, मतलब इक्वल वेटेज, ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा, सबका बराबर हिस्सेदारी 10-10%, यानी सब में आप 10-10 हज़ार रुपए लगा के छोड़ सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो मेरा अप्रोच ये है कि बेसिकली 10-10 हज़ार रुपए आप 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए मतलब मेरा मानना है कि 10 साल कम से कम आप रखिए, और बीच-बीच में एडजस्ट भी करते रहेंगे हम लोग अगर कुछ खबर आती है तो। तो ये मेरा अप्रोच है कि 10-10 हज़ार 10 स्टॉक्स में मतलब 1 लाख होता है। आप अपना कैपिटल डिसाइड कर लीजिए, अगर आपके पास 10 लाख है, आपके पास 5 लाख है, आपके पास 2 लाख है, आपके पास 50 हज़ार है, आपके पास 20 हज़ार है, तो उसी रेशियो में देखिए आप ये अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। तो कौन-कौन से स्टॉक्स हैं जल्दी-जल्दी आपके सामने रख देता हूँ। तो ये मेरा देखिए सैंपल है, सैंपल मतलब एग्ज़ाम्पल है। आप इससे रिलेटेड भी स्टॉक चुन सकते हैं। मेरा मेनली फ़ोकस रहा है कि सेक्टर की जो लीडर कंपनियाँ हैं और जिनमें आगे चल के एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी दिख रही है, पूरे सिर्फ़ मुझे ही नहीं, पूरे इंडियन मार्केट्स को और पूरे इंडियन कंज़्यूमर्स को, उन स्टॉक्स को मैंने पकड़ा है। तो टीसीएस जाना-माना नाम, देश का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आईटी कंपनी है ये, इन्फोसिस और विप्रो से कहीं आगे, एचसीएल टेक से कहीं आगे, तो सबसे बड़ा प्लेयर है।
और बड़ा है ये और बड़ा होता जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो बेसिकली इसलिए आपको ये चीज़ जो है फैक्टर इन कर सकते हैं। आप इसके 3 क्वांटिटी उठा सकते हैं। 3 क्वांटिटी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 10,000 रुपए के, हल्का-सा ऊपर चला जाएगा। तो 3 क्वांटिटी आप इसको उठा सकते हैं। इसकी जगह बहुत लोग इन्फोसिस को प्रेफ़र कर सकते हैं, तो वो भी बढ़िया ऑप्शन होगा। लेकिन मेरी नज़र में टीसीएस जो है सबसे बड़ी कंपनी है और स्टेबिलिटी आपके पोर्टफोलियो को प्रोवाइड करेगी। तो इन्फी, विप्रो, एचसीएल टेक सारी अच्छी कंपनियाँ हैं, टेक महिंद्रा, लेकिन मेरा जो फ़ोकस रहेगा वो टीसीएस पे रहेगा। दूसरी कंपनी की बात कर लें तो एचडीएफसी बैंक। तो पिछले 2-3 साल कुछ भी अच्छा नहीं रहा है, लेकिन मार्केट शेयर आप ध्यान दीजिएगा 7 से 10% हो गया है इनका। मतलब जितना कोटक बैंक का मार्केट शेयर है, मार्केट शेयर आप बता दें कोटक बैंक का 3% है। तो इन्होंने पिछले 2 साल में इतना कैप्चर किया है दूसरे प्लेयर से मार्केट। किससे कैप्चर किया होगा? जनरली पीएसयू से। पीएसयू बैंक की हालत आप जानते ही हैं कैसी है। तो उससे इन्होंने कैप्चर किया है और आपको स्टॉक प्राइस में पिछले 2 साल में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये एक गोल्डन बैंक है, मैं कह सकता हूँ सिर्फ इंडिया का नहीं दुनिया का। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, अगर आप क्वांटिटी ऐड करना चाहें तो बिल्कुल 7-8 क्वांटिटी, इसमें भी 10,000 तक, जितना भी आप देख सकते हैं 10,000 के अंदर में आता हो आप एसआईपी के मोड में कर सकते हैं। तो एसआईपी क्या, वन वन टाइम लमसम की बात कर रहा हूँ। एक साथ आपको अगर 1 लाख इन्वेस्ट करना हो तो आप इसमें 10,000 का जो लिमिट है 7-8 शेयर आपके आ जाएंगे इसमें। तो दूसरा हो गया एचडीएफसी बैंक। अब तीसरा बैंक देखिए, तीसरे नंबर पे जो है वो भी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक की बात कर रहा हूँ। तो आईसीआईसीआई बैंक देखिए पिछले 2-3 सालों में बहुत बड़ा टर्न अराउंड रहा है। पहले इसको भी पीएसयू की तरह ही ट्रीट किया जाता था, मतलब कुछ भी इफ़िशिएंसी दिखती नहीं थी। लेकिन अब देखिए इन्होंने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है और बहुत लोग अभी भी डाउटफुल होंगे तो मेरी उनको सलाह होगी कि आप कोटक बैंक के साथ जा सकते हैं। मतलब क्योंकि ये एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है और लगातार परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक मैंने फ्यूचर के ग्रोथ के लिए रखा है कि आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा रिस्की ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपका जो है रिटर्न आपको बहुत अच्छा खासा जनरेट कर सकता है। तो इसको भी आप जितना क्वांटिटी 10,000 के अंदर में आए, आप 10,000 से इसको देख सकते हैं डिवाइड करके, तो उसको भी बाई कर सकते हैं। तो कोटक बैंक भी अच्छा ऑप्शन होगा। मेरी राय में दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन मैं थोड़ा रिस्क टेकिंग, मेरी एबिलिटी ज़्यादा है, तो मैं आईसीआईसीआई बैंक के साथ जाना चाहूँगा। कोटक थोड़ा मैं स्टेबल मानता हूँ अभी भी इसे। तो ये हो गया तीसरा। चौथा हो गया एचडीएफसी। तो देखिए यहाँ पे फिर से डाउट होगा। एचडीएफसी भी है आपके सामने ऑप्शन में और बजाज फाइनेंस भी है। तो देखिए एचडीएफसी जो है, माफ़ कीजिएगा, बजाज फाइनेंस जो है ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। हालाँकि सबसे बड़ा जो है एचडीएफसी है और इस समय नेक टू नेक कॉम्पिटिशन चल रहा है। इनके जो मार्केट कैप है आप देख सकते हैं, किसी दिन एचडीएफसी बैंक आगे निकल जाता है, किसी दिन बजाज फाइनेंस। लेकिन एचडीएफसी बैंक ने कुछ भी रिटर्न जनरेट नहीं किए हैं ज़्यादा, और बजाज फाइनेंस ने कितना बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है सभी जानते हैं। तो इसलिए बजाज फाइनेंस बहुत लोग प्रेफर करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें थोड़ी स्टेबिलिटी लानी चाहिए आपको। अगर मैं बजाज फाइनेंस रखता तो यहाँ पे कोटक रखता, अगर यहाँ पे एचडीएफसी रखा हूँ तो यहाँ पे आईसीआईसीआई रखूँगा। तो बेसिकली आप समझ रहे होंगे कि एक जगह आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं तो दूसरी जगह उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। क्या मैं कह रहा हूँ बजाज फाइनेंस में रिस्क ज़्यादा है? तो मेरे नज़र में ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इनका जो ग्रोथ रेट रहा है, अगर अगर इसमें ज़रा से भी कमी आती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव हो जाए। मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए 20% के हिसाब से बजाज फाइनेंस हर साल बढ़ रहा है, तो किसी साल 19%, 18% आ गया ये फिगर, तो डी रेटिंग देखने को मिल सकती है। डी रेटिंग मतलब जो मार्केट इसको प्रीमियम दे रहा है वो बिल्कुल नीचे आ सकता है। तो इसलिए बजाज फाइनेंस में मुझे ये कंसर्न दिखता है। तो एचडीएफसी थोड़ा स्टेबल है, इसलिए मैं आईसीआईसीआई के साथ एचडीएफसी का पेयर बनाऊंगा। तो बेसिकली फाइनेंशियल देखिए 3 स्टॉक रखा हूँ, यानी 3 मतलब आप देख सकते हैं 33% मेरे पोर्टफोलियो का फाइनेंशियल होने वाला है। तो मेरी ये नज़रिया है, आपका बिल्कुल अलग हो सकता है। आप फाइनेंशियल पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते हो मेरे ख्याल से, लेकिन ये ज़रूरी है। इकोनॉमी अगर बूम करेगी तो फाइनेंशियल का उसमें बड़ा रोल होने वाला है। तो 33% फाइनेंशियल को मैं वेटेज दूंगा। और चौथे स्टॉक की बात कर लें, माफ़ कीजिएगा, ये छठा स्टॉक हो गया आईटीसी। तो आईटीसी देखिए बेसिकली इसको भी वैल्यूएशंस काफ़ी नहीं मिलते, अच्छे खासे नहीं मिलते, क्योंकि ये सिगरेट बिजनेस की तरह भी मार्केट इसको प्रीमियम वैल्यूएशन देता है। लेकिन एफएमसीजी का इनका बिजनेस जो है, होटल का जो बिजनेस है, और भी बाकी जो है स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स आते हैं, तो बेसिकली जो ये सब प्रोडक्ट्स हैं इनकी आगे चल के डिमांड्स बढ़ने वाली है। और ये जो है इसको वैल्यूएशन कहीं ना कहीं एक टाइम ऑफ पीरियड में अगर वैल्यू अनलॉकिंग होती है, इसमें आपको मालूम होगा आईटी भी है एक, आईटीसी का आईटी में भी डोमेन है, तो वो भी सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो जिस दिन वैल्यू अनलॉक हुआ आईटीसी मैसिव वेल्थ क्रिएटर होगा। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, 3-4 साल 5 साल में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन 10 साल आने वाले जो हैं बहुत ब्राइट लगते हैं आईटीसी के लिए, क्योंकि इसमें अनाउंसमेंट इसी पीरियड के दौरान हो सकती है कि इसकी अलग अलग डिमर्जर होकर लिस्टिंग हो जाएगी शेयरों की। तो इसमें भी आप देख सकते हैं
इसमें आप 40 क्वांटिटी आराम से उठा सकते हैं 10,000 के अंडर में। तो आईटीसी जो है एक पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी भी देगा और कम से कम डिविडेंड, देखिए डिविडेंड ये 5% के हर साल देता है, तो ये आपको फ्री के डिविडेंड्स भी मिलते रहेंगे। बात कर लें थोड़ा एग्रेसिव होने की ज़रूरत है अब, तो एग्रेसिव होंगे हम LTTS से, यानी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। बहुत अच्छा इसने परफॉर्मेंस दिया है पिछले 2 साल में, खासतौर पे कोरोना पेंडेमिक के बाद। तो यहाँ पे ये थोड़ा रिस्की बेट होगा। आप देख सकते हैं TCS है और उसके बाद ये जो कंपनी आ रही है आईटी सर्विसेज से रिलेटेड वो LTTS है, तो ये मिड कैप कंपनी आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें पोटेंशियल काफ़ी है। इसकी जगह आप और भी छोटे में जाना चाहें तो बहुत सारी कंपनियाँ हैं, लेकिन फिर देखिए आपका रिस्क जो बढ़ जाएगा। हैप्पीएस्ट माइंड हो गया, लेटेंट व्यू हो गया, तो ये सब अच्छी कंपनियाँ हैं, लेकिन इसमें देखिए वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है। डी रेटिंग जो मैंने बताया बजाज फाइनेंस में, अगर इसमें भी थोड़ा मिस होता है तो डी रेटिंग हो जाएगा। LTTS थोड़ा सा इन सब के मुकाबले थोड़ा स्टेबल लगता है। अब बात कर लें डाबर इंडिया की, तो डाबर इंडिया बिल्कुल डिफेंसिव स्टॉक। पोर्टफोलियो में आपके डिफेंसिव स्टॉक्स भी होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एग्रेसिव स्टॉक्स रखें। एग्रेसिव मैंने कौन कौन सा रखा है, आप LTTS देख सकते हैं, एक बहुत एग्रेसिव स्टॉक हो सकता है ये। और डिवीज़ लेबोरेटरी, मेरे ख्याल से फार्मा में ये इकलौता प्ले होगा मेरा, डिवीज़ लेबोरेटरी। और इसमें आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2 क्वांटिटी आप उठा सकते हैं 10,000 के नीचे, लेकिन ये बहुत ही स्टेबल कंपनी है। और जो ग्रोथ रेट रहा है इनका, अगर आने वाले सालों में भी यही रहा, यही तो नहीं, अगर इससे थोड़ा कम भी होता है तो भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने की इसमें पूरी संभावना है। तो अगर देखिए आप बेसिकली पूरा पोर्टफोलियो देखेंगे तो ये डिफेंसिव माइंडसेट से ज़्यादा आपको दिखेगा। मतलब जो लोग बहुत डरते हैं कि उनके कैपिटल इरोजन हो जाएगा, कैपिटल लॉस हो जाएगा, वो मेरे ख्याल से उनके लिए ये पोर्टफोलियो बेस्ट होगा। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, डिफेंसिव स्टॉक्स आप खुद देख लीजिए। HDFC बैंक मैं कहूँगा कि डिफेंसिव बैंक है। TCS भी एक डिफेंसिव प्लेयर मान सकते हैं। ICICI बैंक थोड़ा बीटा देता है, HDFC भी बीटा देता है। ITC डिफेंसिव, फिर दिवीज़ लेबोरेटरीज़ मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में भी एक डिफेंसिव है। डाबर भी डिफेंसिव है। LTTS मैं कह सकता हूँ एग्रेसिव है। तो डाबर इंडिया भी आप ले सकते हैं, आपको भी दिख सकता है इसमें ऑलमोस्ट 9 क्वांटिटी आप उठा सकते हैं। हैवेल्स इंडिया मेरे ख्याल से कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में ये बेहतरीन प्ले होगा, तो आप इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। इसमें जो ग्रोथ होने वाली है वो भी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। ये भी मेरे ख्याल से एक एग्रेसिव प्लेयर होगा। तो हैवेल्स हो गया, LTTS हो गया, ICICI बैंक हो गया, ये सब एग्रेसिव है। पिडलाइट जो है थोड़ा सा डिफेंसिव साइड में रखेंगे। तो बेसिकली आप पूरा पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको डिफेंसिव साइड में ही दिखेगा। तो जिसको अपना वेल्थ जो है धीरे धीरे ग्रो करना है, ये पोर्टफोलियो उसके लिए है। ये उसके लिए नहीं है जो पिछले 2 साल में सोचे कि जिस प्रकार से डबल हो गए स्टॉक, ट्रिपल हो गए, उस तरह आने वाले सालों में हो जाएगा 1-2 साल में, तो वो उसके लिए नहीं है। हाँ, लेकिन आपको मैं श्योरिटी देता हूँ कि 10 साल का अगर आप डेटा उठाएँगे, तो बेसिकली अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो बहुत सारे जो कंपनियाँ एग्रेसिव कंपनियाँ हैं, उनसे आप 2 साल में इस तरह के रिटर्न्स पा लेंगे। लेकिन उसके बाद फिर आपको आने वाले 3-4 साल में इस तरह के रिटर्न्स या फिर ऐसे रिटर्न्स दिखेंगे। ये इसका ग्राफ बना दिया मैंने, जो काफ़ी एग्रेसिव प्लेयर है। और जो हमारा पोर्टफोलियो है उसमें आपको इस तरह कुछ दिखेगा। मतलब धीरे 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 धीरे, और ये आपका जो 10 साल है इससे कहीं ना कहीं ये कन्वर्ज होगा या इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो एग्रेसिव प्लेयर हैं वो एग्रेसिव स्टॉक्स के साथ जा सकते हैं, लेकिन ये पोर्टफोलियो प्योर मैं कह सकता हूँ डिफेंसिव है। और इसमें जो है धीरे धीरे, ये आप कह सकते हैं रैबिट है और ये टॉर्टोइज है, मतलब कछुए और खरगोश की बात हो गई। ये तेज़ी से 1-2 साल में आपको रिटर्न्स दे देगा, लेकिन फिर कंसोलिडेशन होगा या फिर नीचे भी आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के स्टॉक्स होते हैं एग्रेसिव स्टॉक्स। और जो ये पोर्टफोलियो है उसमें देखिए धीरे 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 ये आपका जो है वेल्थ क्रिएशन होता रहेगा लॉन्ग टर्म में। तो मेरा ये अप्रोच रहने वाला है सिर्फ डिफेंसिव प्लेयर्स के लिए। एग्रेसिव प्लेयर्स के लिए देखिए अलग अप्रोच होगा। अगर आप डिफेंसिव प्लेयर हैं तो आपको इस पोर्टफोलियो पे ज़रूर सोचना चाहिए, और जो विकल्प बताएं, ऑप्शन बताएं, उसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये बहुत ही सिंपल वीडियो थी, मतलब 1 लाख आपको इन्वेस्ट करने हैं तो 10,000 में आपको 10 शेयर में बांट देनी चाहिए। और ये 10 स्टॉक देखिए कंसंट्रेटेड स्टॉक होगा। आप कुछ लोग कहेंगे कि देखिए अगर आपको इतना भी नहीं करना है तो आप निफ्टी 50 का ETF आता है, निफ्टी 50 जूनियर, तो उसको भी बाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा कंसर्न इसमें ये रहता है कि इसमें बहुत सारी अच्छी कंपनियां नहीं, 50 में से मैं देखूँ तो बहुत सारी मुझे पर्सनली अच्छी कंपनियां नहीं लगती। जैसे आप देख सकते हैं कि जो सिक्लिकल नेचर में होती हैं, अगर आप हम ऑटो इंडस्ट्री की बात कर लें तो ऑटो इंडस्ट्री जो है, ऑटो इंडस्ट्री में भी बहुत सिक्लियलिटी नज़र आती है, तो हमें वो चीज़ भी इग्नोर करना चाहिए। मारुति हो गया, टाटा मोटर हो गया, हिंडाल्को टाइप की कंपनियाँ, स्टील कंपनियाँ हो गई, और PSU स्टॉक्स काफ़ी सारे, BPCL, HPCL, तो मेरे ख्याल से इन सबको अवॉइड ही करना चाहिए इसमें, क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ जो है मुझे इंटरेस्टिंग दिखता नहीं है। तो निफ्टी 50 ओवरऑल ETF में आप और भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर सिर्फ आप प्योर डिफेंसिव प्ले से एक अच्छे कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं तो ये 10 स्टॉक का आपको बेहतरीन ऑप्शन मिल सकता है। और हाँ, बात कर लूँ कि लॉन्ग टर्म में निफ्टी 50 वर्सेज ये 10, तो मेरे ख्याल से ये ईजिली जो है बहुत ईजिली इसको
निफ्टी 50 को ये जो 10 स्टॉक्स हैं या फिर जो इसके ऑप्शनल में मैंने बताए, जैसे डिवीज़ के साथ, माफ़ कीजिएगा, जैसे आईटीसी के साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, और आप एचडीएफसी के साथ देख सकते हैं बजाज फाइनेंस हो गया। तो जो ऑप्शनल में बताया हूँ, हैवेल्स के साथ क्रॉम्पटन ग्रीव्स हो गया। तो ये सब ऑप्शनल वाले भी, ये जो 10 स्टॉक्स बनते हैं, ये आपको बैलेंस करके चलना होगा, और ये लॉन्ग टर्म में आराम से ये निफ्टी 50 को बीट करने वाला है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 में जैसा बताया बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं, लेकिन उसके अलावा अच्छी कंपनियां नहीं भी। लेकिन ये जो टॉप 10 है, इसमें देखिए प्योर जो है, एक मैं कह सकता हूँ गोल्डन कंपनियां सारी, बेहतरीन, एक से एक, अपने सेक्टर की लीडर्स भी हैं कुछ तो बेहतरीन स्टॉक्स हैं। इनको आप सोचिएगा ज़रूर, अपनी रिसर्च ज़रूर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।